10। ठीक है, अब हमने जानी प्रस्तावना, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भाई देखा कि भाई किस तरीके से संविधान का इतिहास था, है ना? हमने इसके अंदर देखा कि संविधान का इतिहास किस प्रकार था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में योगदान किन-किन लोगों का था, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मेंस के लिए हमने पढ़ना है, तो हम फोकस करते हैं इम्पोर्टेंट एरिया पर, ठीक है? ये तो हम सबको पता ही होगा, है ना? संविधान के उद्देश्य क्या हैं? वी नो अबाउट वेरी वेल कि भई क्या है संविधान के उद्देश्य? संविधान का विभाग पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हमने, ठीक है? संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ी, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, डन। अब आ जाते हैं वापस अपनी प्रस्तावना के ही ऊपर, क्योंकि प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? आते ही आते हैं और मैं भी दूँगी अभी आपको प्रस्तावना के ऊपर क्वेश्चन, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी दूँगी, ठीक है? तो पहले आता है आपका कि प्रस्तावना में किन-किन वर्ड्स के बारे में बताया गया है। वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो हमने देखना है कि बेसिकली संविधान पे बात की गई, संविधान की प्रस्तावना पे बात की गई, तो बात की जाती है किस पे, आपका पहला जो था मैंने आपको बताया भी था, कि जब पहले वर्ड की बात की जाती है आपका, तो वो वर्ड कौन-सा होता है? वो वर्ड रहता है बेसिकली कौन-सा? सोवर्निटी सोशलिस्ट, ठीक है? सोवर्निटी लिख रखा है इन्होंने पहले ही। सोवर्निटी मतलब क्या होता है? कि हम संप्रभु हैं, ठीक है? सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? कि हम लोग कौन हैं? हम लोग समाजवाद हैं, समाजवादी विचारधाराएँ अपनाते हैं, समाजवादी विचारधाराएँ अपनाते हैं, समाजवाद हैं हम लोग, ठीक है? तो हम समाजवाद यानी कि जनता का कल्याण सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। हम गणतंत्र हैं, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, रिपब्लिक कंट्री वो होती है जहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना? राष्ट्रपति चुना जाता है ना? ऐसे ही तो होता है ना, रिपब्लिक कंट्रीज़ कौन-सी होती हैं, है ना? और जिसका अपना गान है, जिसका अपना झंडा है, ठीक है? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमने इसके अंदर वर्ड्स की बात की गई, तो हमने बात की इसके अंदर किसकी? इक्वालिटी की बात की। किसकी बात करी? इक्वालिटी क्या थी हमारी? समानता, कि भारत का सभी नागरिक भारत के लिए समान है। हमने यहाँ पे बात की बंधुत्वता की, बंधुत्वता, ठीक है? बंधुत्वता यानी कि अपने भाईचारे की बात की हमने, फर्टर्निटी यानी कि अखंडता की बात करी हमने, है ना? प्रस्तावना के अंदर अखंडता की बात करी, भारत एक अखंड राज्य बनेगा, ठीक है? जिसमें हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लाइक हम अपनी एकता को बनाए रखेंगे, है ना? फर्टर्निटी, अखंडता, इक्वालिटी, जस्टिस, है ना? जस्टिस की बात करी हमने अपने प्रस्तावना के अंदर, जस्टिस न्याय यानी कि, ठीक है, जस्टिस की बात करी हमने अपनी प्रस्तावना के अंदर। डन। तो ये भारत की प्रिएम्बल है। साइड में थोड़ी बहुत दिख भी रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल कैसी थी, है ना? आप देख सकते हैं प्रिएम्बल, ठीक है? और इसके अंदर अलग-अलग वर्ड्स हैं कि भई हम सोवर हैं, हम लोग कौन हैं? सोवर्निटी अपनाते हैं हम लोग, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें हमने प्रस्तावना के अंदर तर्क दी, प्रस्तावना के अंदर डाली, ठीक है? हमने ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के अंदर डाली, ठीक है? जिसमें हमने संप्रभुत्व के बारे में बताया कि हम संप्रभु हैं, ठीक है? संप्रभुता के बारे में बताया, समाजवादी के बारे में बताया, रिपब्लिक यानी कि, और हाँ, हमने डेमोक्रेसी के बारे में भी इसमें बताया, ठीक है? वैसे बेसिक तत्व देखूँ, अगर बेसिक तत्व देखूँ कि क्या, अगर मैं देखूँ उत्तर प्रस्तावना में 5 चीज़ें आपकी अंतर्गत होती हैं शब्दों की, कि कौन-सी? एक तो आपका रहता है संप्रभु, वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवाद, ये 5 तत्व हैं आपके, ठीक है? आपका सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्षता, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्षता, ठीक है? हम लोग सेक्युलर हैं, ठीक है? हम सेक्युलर हैं, पंथ निरपेक्ष है हमारा भारत, और एक डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो एक तो ये हो गया, और रिपब्लिक यानी कि हम गणतंत्र हैं, ठीक है? ये एंड ये दोनों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 तत्व हैं हमारे भारत के, ठीक है? जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं कि भारत स्वयं प्रभु है, भारत आपके जो फैसले हैं,
वो किसी और के बाध्यकारी नहीं होते कि हम किसी और से पूछ के कर रहे हैं। भारत समाजवाद है, सबसे पहले अपने जनता के लोक कल्याण हित में सोचता है। भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ठीक है? भारत सेक्युलर है, सेक्युलर मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक धर्म नहीं माना जाता, ठीक है? बहुत सारे धर्म हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं हम। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा के पंथ निरपेक्ष इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। इसलिए क्या जोड़ा गया कि आपका सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष के भारत किसी एक पंथ के साथ नहीं जा सकता है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं से करते हैं, ठीक है? डन, समझ में आई प्रस्तावना? ठीक है, बेसिक नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बेसिकली हमें समझ में आई कि भाई किस तरीके से हमारी प्रस्तावना का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आते हैं भारत की प्रस्तावना के बाद भारत में संशोधन। संशोधन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको आर्टिकल 368 का पार्ट है संशोधन, ठीक है? संशोधन क्या है? संशोधन की अलग-अलग एक प्रक्रिया है। संशोधन 368 का पार्ट है, आप लिख लें। आर्टिकल 368 का पार्ट है संशोधन, ठीक है? 368 में हमें संशोधन करने की अनुमति दे रखी है कि यदि पर एक बात भी बोल रखी है कि हम अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे संशोधन नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें ये अधिकार है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर पे संशोधन करें, ठीक है? समझ में आई? तो संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है भई? कि संविधान संशोधन के अंदर बता रखा है कि एक प्रारूप है संशोधन का, जहाँ पर आप किसी भी जो आपकी प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित किसी वर्ड का संशोधन नहीं कर सकते कि भई नहीं आपका ये इक्वालिटी का अधिकार ही हटा दिया गया। आप मूल स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे के अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते। आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हो, है ना? कि मैं ये वाला मौलिक अधिकार हटा रहा हूँ, पर ऐसा हुआ है। हमारा मौलिक अधिकार हटाया गया है ना, संपत्ति का अधिकार हटाया गया है ना? और इसमें से कांग्रेस ने ये भी हटाया है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, उसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, है ना? तो ये हम किसी चीज़ों को देखकर समझते हैं, ठीक है? डन? 1 मिनट। अब देखा ये जाता है कि जो प्रिएम्बल है, ठीक है? प्रिएम्बल यानी कि जो हमारी उद्देशिका है, वो क्या कानूनी स्थिति में मतलब जो हमारी उद्देशिका है, क्या वो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन क्या? क्या उसको हम चेंज नहीं कर सकते? क्या उद्देशिका में लिखी हुई चीज़ों को हम इसको चेंज ना करके मतलब चेंज नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ है प्रिएम्बल में? तो क्वेश्चन ये उठता है कि उद्देशिका की कानून स्थिति का विरोध में तर्क क्या है कि कानून की स्थिति में विरोध में तो उद्देशिका जो है संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है, एक भाग है सिर्फ। ये भारत को कोई भी भाई कोई भी शक्तियाँ प्रदान नहीं करती और ना ही ये उसकी किसी शक्ति को प्रतिबंधित करती है भारत सरकार को, ना कोई शक्ति देती है ये, ना ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित करती है उद्देशिका। फिर आखिर ये उद्देशिका क्या है? इसके ये जो छोटे-छोटे लॉज़ बता दिए कि इक्वालिटी है, हमारे बीच समानता है, स्वतंत्रता है, हमें न्याय का अधिकार है, आर्थिक, राजनीतिक, है ना? और सामाजिक न्याय का अधिकार है। तो क्या है आखिर ये उद्देशिका की कानूनी स्थिति के पक्ष में देखो, विरुद्ध में अगर मैं उद्देशिका के विरुद्ध में तर्क दूँ, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट दूँ, है ना? और एक मैं दूँ पक्ष में, एक मैं दे रही हूँ विपक्ष में, एक दे रही हूँ पक्ष में, एक इसके विरुद्ध दूँगी तर्क, ठीक है? इसके अगेंस्ट दे रही हूँ, ठीक है? इसके अगेंस्ट क्या है? इसके अगेंस्ट यानी कि इसके पक्ष में तर्क वेट इसके ना पक्ष में तर्क देना है हमें कि भाई उद्देशिका के पक्ष में तर्क देंगे तो क्या आएगा ठीक है तो उद्देशिका बेसिकली क्या है भाई ये वैसे लॉ तो नहीं है जाहिर सी बात है ना तो पक्ष में तर्क ये है कि संविधान सभा के एक सदस्य श्री मनोहर का विचार था मनोहरन नाम था उनका उनका विचार ये था कि उद्देशिका जो आपकी है ठीक है जो आपकी उद्देशिका बनाई गई है ये क्या है ये संविधान का एक अखंड हिस्सा है क्योंकि हमें इससे संविधान का सार पता चलता है ठीक है और जो संक्षेप में संविधान के उद्देश्यों को वही पूरा करती है जाहिर सी बात है इन्होंने बोला तो यानी कि ये हमारे संविधान का भाग कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके से कंक्लूजन दिया कि नहीं यार ये हमारे संविधान का भाग है ना ये तो सार प्रदान कर रही है संविधान का तो ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम सबको पढ़ना चाहिए आप लोग देखते होंगे आपकी जो बुक्स है ना एनसीईआरटीज उसके ऊपर सबसे पहले पेज पे ना यही दे देते हैं जो उद्देशिका है सबसे पहले पेज पर उद्देशिका ही होती है एनसीईआरटीज के अंदर अगर आप देखोगे या फिर आपके जो स्कूल से सपोर्ट मटेरियल आते हैं ना
11, 12, 9 वालों के भी, तो सबसे पहले पता है उद्देशिका ही उसके अंदर दी जाती है, सबसे पहले उद्देशिका होती है उसके अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उद्देशिका के पक्ष में तर्क कि वही हमें इसे पढ़ना चाहिए। हमारा भाई ये क्या है, हमारे संविधान का एक अखंड पार्ट है, एक अखंड हिस्सा है। पर विपक्ष में क्या बोलते हैं, ना तो ये कोई शक्तियां प्रदान कर रही है और ना ही कोई प्रतिबंधित कर रही है किसी की शक्तियों को। जैसे कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, है ना, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है भाई, हमें तो मौलिक अधिकार प्राप्त कर रखे हैं, है ना। आप आर्टिकल 51 कर रहे हैं, उसमें हमें कर्तव्य दे रखे हैं कि खबरदार कि तुमने अगर देश के खिलाफ कुछ बोला, खबरदार कि तुमने अगर देश के साथ गद्दारी करी, है ना। हमारे कर्तव्य है कि तुम अपने देश के झंडे का सम्मान करो, अपने देश के गान का सम्मान करो, कूड़ा इधर से उधर ना फैलाओ, सामाजिक स्थिति को बनाए रखो, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, बेसिकली हमने देखा। सो क्या है फिर मतलब इसका, है क्या है इसके अंदर विपक्ष वगैरह जो है, तो आखिर ये क्या है, क्या इसको हमें अपना हिस्सा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ये उठकर आ रहा है। तो हम केसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि हर चीज में तर्क की जरूरत है, तो केस के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक केस हुआ था आपका, कौन सा केस था, बेरूबारी संघवाद था, 1960 का केस था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि उद्देशिका को कभी भी सरकार या किसी विभाग पर दी गई किसी भी मूल शक्ति का स्रोत नहीं माना गया। यानी कि उद्देशिका क्या है, मूल शक्ति का स्रोत नहीं है, मूल शक्ति का स्रोत कभी भी उद्देशिका को नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, संविधान का हिस्सा है, मतलब तो उसको वैसे बदलना आसान नहीं है, संशोधन करना आसान नहीं होता। हालांकि मैंने बताया भी संशोधन 368 में दिया हुआ है, पर इतनी आसानी से आप संशोधन नहीं कर सकते हो, है ना। अनुच्छेद 3 तहरा का अधिकार उल्लंघन करने वाला कोई भी कानूनी असंवैधानिक है। ठीक है, इसके इसी के उल्टा मामला इन्होंने ये दिया, अभी तो कह दिया कि भाई क्या बोला इन्होंने इस केस में, बेरूबारी में, कि सरकार या उसके किसी भी विभाग पर दी गई किसी भी मूल शक्ति का स्रोत नहीं माना गया। यानी कि सरकार के किसी भी विभाग के ऊपर जो दी गई कोई भी जानकारी है, जो उद्देशिका है, वो उसकी मूल शक्ति का स्रोत नहीं है सरकार का, ना किसी को भी। ठीक है, जैसे सरकार कुछ काम कर रही है, मैं उद्देशिका को लेके चली जाऊं, इनफोर्सेबल कर लूं कि नहीं इनफोर्सेबल बाय लॉ होगी, मैं तो नहीं, मैं तो कोर्ट जाऊंगी, आपके ऊपर केस करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति का स्रोत नहीं है, हाँ पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली नकार रहे हैं वैसे कि पार्ट नहीं है। पर अब देखते हैं इन्होंने गोलकनाथ केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, मतलब संसद को बोला कि तुम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, और ये अधिकार केवल संविधान सभा को था, संशोधन करने का अधिकार। हालांकि संविधान सभा खुद लिख कर गई है 368 में कि आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, पर अनुच्छेद 13 के दायरे में रहकर। अगर वह संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लिख लो आप कि अनुच्छेद 13 में साफ लिखा हुआ है कि अगर वो संशोधन किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो संशोधन रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें बोल दिया, गोलकनाथ केस में साफ बोल दिया कि जो आपका संशोधन है वो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप मौलिक अधिकार के दायरे में रह के कर सकते हैं, कर तो सकते हैं पर मौलिक अधिकार के दायरे में रह के, वरना मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, इसका निर्णय जो था समाप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोल दिया गया, और 24वां स्वयं को संविधान किसी भाग में संशोधन किया, और 25वां संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। इसके बावजूद 24वां संशोधन संविधान में हुआ किसी भाग में, ठीक है, और 25वां जो था संपत्ति अधिकार को सीमित कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को इसमें सीमित करा गया। कैसे किया गया कि जो संपत्ति है उसके जो एक पर्टिकुलर संपत्ति हर किसी के पास रहा करेगी। ठीक है, पर इसी के साथ तीसरा केस अब इसी संपत्ति के ऊपर आ गया, केशवानंद भारतीय मामला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जामिनेशन के लिए। केशवानंद भारतीय मामला जो है, केशवानंद भारतीय मामला जो है, ये केरल राज्य में मामले में, इसमें 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सदस्य की बेंच थी जिन्होंने इसका फैसला दिया। ठीक है, ये हिस्टोरिकल सबसे बड़ा फैसला था। इस फैसले के जरिए संविधान की जो मूल संरचना थी, मूल ढांचा था, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन निकलकर सामने आया, और इस मामले के फैसले के 50 साल पूरे हो गए। अब 24 अप्रैल 2023 में 50 साल पूरे हो गए, और आज तक इसको रद्द नहीं किया गया, या इसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं आया कि नहीं इस केस की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, 29वां कानून जो था 13वीं अनुसूची में केरल के अंदर। अब केशवानंद भारती केस में था क्या, जजमेंट हुई, 13 लोगों की बेंच बैठी, जजेस की, 7 जो थे इस मामले के पक्ष में थे और 6 जो थे इसके विपक्ष में थे। निर्णय यह आया कि भारत की संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का शक्ति प्राप्त है। अभी क्या बोल दिया था इन्होंने, गोलकनाथ में क्या बोला था इन्होंने कि
भारत की जो संसद है वो संविधान में संशोधन किसी भी हिस्से में नहीं कर सकती है। पहले दायरा देखिए कि तुम्हारा दायरा ठीक है या नहीं है। अब बोला इन्होंने केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी हिस्से में आप संशोधन कर सकती हो ताकि संसद नागरिक के प्रति सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर सके और संविधान के मूलभूत ढांचे की संशोधन पर पहले बोला कि अधिकार के दायरे में लेके आपने किसमें बोला गोलकनाथ में कि अधिकार के दायरे में लेके संशोधन करना है। फिर बोला केशवानंद भारती में कि मूल स्ट्रक्चर देख लो यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो देख लो, उसके बाद आप किसी में भी आप चाहे संशोधन कर दो। ठीक है, किसी में भी मतलब आप आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी संशोधन कर सकते हो। ये बोल दिया। कौन से केस में बोला? केशवानंद भारतीय मामले में। ठीक है, पहला आ गया इनका कि नहीं, गोलकनाथ में दे दिया कि भाई नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो संशोधन। फिर इसमें दे दिया कि नहीं आप संशोधन कर सकते हो। तो बेसिकली अमेंडमेंट जो था, जो अमेंडमेंट था ये संसद का राइट सा बन गया। ठीक है, और संसद ने ना बेसिकली अमेंड करा किसमें? संपत्ति के अधिकार में किया था। ठीक है, अब संविधान के कुछ तत्व मूलभूत है कि इन तत्वों में बदलाव नहीं कर सकती है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, सेक्युलरिज्म के ऊपर सरकार बदलाव नहीं कर सकती है मूलभूत ढांचे में। संसदीय लोकतंत्र के ऊपर नहीं कर सकती है। ठीक है, लोकतंत्र नहीं बदल सकती है, कहते हैं कि लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आएगा, ऐसा नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार को चेंज नहीं कर सकती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दे कि भाई मौलिक अधिकार में बोल दे कि नहीं यार ये वाला जो आपका समानता का अधिकार है वो हट जाएगा। न्यायिक समीक्षा में नहीं कर सकती है, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं करना, हम खुद बना लेंगे सारे कानून, है ना? संसद का काम होता है ना कानून बनाना, तो संसद बोलते कि हम भाई सारे कानून खुद बना लेंगे। तो 368 के तहत संसद बेसिकली क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है, पर दायरे में रहने के बाद। ठीक है, डन, समझ में आया? तो ये 3 केसेस जो होते हैं हमें बताते हैं कि हाँ, कर सकती है संसद अमेंडमेंट, पर दायरे में रहने के साथ। अमेंडमेंट मतलब संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन हो सकता है। इसकी प्रक्रिया है कि पहले विधेयक को आपने रखना है संविधान संशोधन में। ठीक है, विधेयक सामने रखेंगे, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा। उसके बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को जाएगा, फिर जुडिशियल रिव्यू को जाएगा, फिर जाकर पारित हो जाएगा। अब संविधान के महत्वपूर्ण अधिकार कौन-कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं आपके, ठीक है? सामान्य अधिकार है और संघीय संरचना के अधिकार है। मौलिक अधिकार में न्याय व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य अधिकार जो है भाई हमारे प्रशासनिक न्याय सरकारी निर्धारणों के लिए प्राप्त करने का अधिकार है। संघीय संरचना का जो अधिकार है वो राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा करने का अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक रूप से प्राप्त है हमें। संविधान के नागरिकों के अधिकार क्या है? पहला समानता का अधिकार, जो हर नागरिक समान है। न्याय का अधिकार भी हमारे पास है, किसी भी दबाव या भेदभाव के बिना न्याय प्राप्त करना चाहिए हमें, यानी कि हमारे पास इतना अधिकार है कि हम न्याय प्राप्त कर लें किसी भी। ये समानता के अधिकार के अंदर ही आता है कि किसी से ना कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी, सबके साथ में जस्टिस होगी। ठीक है, स्वतंत्रता जो है मन, बुद्धि और भावनाओं की स्वतंत्रता का हक है और नागरिक को होना चाहिए, यानी कि आप कहीं आने जाने रहने खाने पीने की आपको स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार है आपको, आप शिक्षा और अपना बुद्धि विकास कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के जो नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या हैं? ठीक है, हाँ, समाज की भलाई संविधान के तहत नागरिकों के कर्तव्य में समाज की भलाई का प्रथम स्थान है। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है वो आपको दे रखे हैं, लिख लो। आर्टिकल 14 से लेकर, कब? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के तहत आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक आपको ये मौलिक अधिकार प्राप्त कर रखे हैं। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है, और जो आपका संविधान संशोधन है एक 42वां, ठीक है, इसके अंदर 42वें संशोधन के अंदर आपके एक अमेंडमेंट के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया 42वें संशोधन के अंदर। उस आर्टिकल का नाम था 51 ए। ठीक है, 42वें संशोधन के अंदर वो 51 ए जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 51 ए जोड़ा गया। ठीक है, 51 ए, जिसके अंदर हमारे कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जिसके अंदर हमारे कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि हमारा क्या-क्या कर्तव्य, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की भलाई करना, राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता को संरक्षित रखना, है ना? अपने देश में अखंडता बनाना, एकता बनाना, ठीक है, अपने देश के विद्रोह ना बोलना, अपने झंडे का सम्मान करना, गान का सम्मान करना, कुछ नैतिक कर्तव्य थे कि जैसे माता-पिता के भई माता-पिता की भी रक्षा करना, उनके साथ रहना बुढ़ापे में, जैसे हमारे कुछ देख रहे हैं मॉडर्निटी के ज़माने में अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं ना,
हमारा कर्तव्य है कि उनका पालन पोषण करें जब वो वरिष्ठ हो जाते हैं, ठीक है? तो वो हमारे बेसिकली 51 के अंदर सारे कर्तव्य दिए हुए थे, ठीक है, दिए गए। डन। अब भारतीय संविधान में संविधान के नागरिकों और अनुशासन का दायित्व, यानी कि अनुशासन भारतीय संविधान के नागरिक को समझाते हैं कि वे समाज अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो संविधान है वो नागरिकों को अनुशासन सिखाता है, संविधान नागरिकों को दायित्व सिखाता है। अनुशासन के तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ठीक है? जो जो कर्तव्य आपको संवैधानिक रूप से प्राप्त है, हाँ, पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो भारतीय संविधान में आपका कर्तव्य दे रखे हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि वो लॉ से इन्फोर्स नहीं होते हैं। अगर आप कर्तव्यों का उल्लंघन करें तो ऐसा नहीं हो सकता। पर्टिकुलर आप उस चीज की आईपीसी में देख सकते हैं कि अगर वहां पे प्रावधान सजा का है तो आप उसके तहत किसी को सजा दिला सकते हैं, पर फाइनली जाकर एकदम नहीं बोल सकते हो कि नहीं, कि यहाँ पर जो है इसने इस तरीके की गलती की है तो हमें वो चीज़ बुरी लगी और देन हम इस पे सूट जारी करते हैं, हम केस कराते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो कोर्ट, डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आर्टिकल 226 के तहत आप जाओगे डायरेक्ट हाई कोर्ट, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जहाँ पे भी आप गए हो, वो क्या करेंगे, रिट जारी करेंगे, रिट के ज़रिए आपको आपके अधिकार की सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, संविधान में। और पर आप मौलिक कर्तव्यों के लिए वहां नहीं जा सकते, कोर्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है कि आप घुमा फिरा के जाए देन, ठीक है, केस वगैरह करके। और आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। डन, कंप्लीट, ठीक है। तो प्रस्तावना पढ़ ली हमने, ठीक है, प्रस्तावना पढ़ ली, संविधान विभाग पढ़ लिया, संविधान के अधिकार, संविधान में अनुशासन, दायित्व। तो बेसिकली यहाँ से इसमें से एक दो क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ प्रस्तावना से आते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रस्तावना से आते हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं इसमें आते हैं कि भाई इससे मेंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, नहीं, मेंस में इतने ज्यादा नहीं आते, बस प्रस्तावना से दो चार क्वेश्चन आते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो, ठीक है। डन।